नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 6 से अध्याय 2 लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि आखेट जो शिकारी होते थे वो खाद्य संग्राहक भी कहे जाते थे, और वहाँ से कैसे हम लोग भोजन उत्पादन तक पहुँचे। मनुष्य जब शिकारी था उसके बाद से हम लोग कहाँ तक पहुँचे। तो आज हमने कुछ को अंडरलाइन किया है और अंडरलाइन करके सिर्फ उन्हीं बातों पे हम लोग ज़्यादा जोर देंगे जिस पर कि एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दौर में यहाँ लिखा गया है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको अंडरलाइन किया है कि 20 लाख साल पहले जो इस महाद्वीप में लोग रहा करते थे, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मतलब भोजन का जो इंतजाम करने का इनका विधि अलग अलग होता था। क्या अलग विधि होता था? तो वे खाने के लिए क्या करते थे, यहाँ देख सकते हो, आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल फूल या फिर पौधे पत्तियाँ इत्यादि अंडे को इकट्ठा करते थे। ठीक, आगे बढ़ते। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा कई कारणों से होता था। जो आखेटक होते थे, वो जो खाद्य संग्राहक उन्हें कहा जाता था, वे लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ऐसा कई कारण से हो सकता था। पहला कारण था कि वे भोजन की तलाश में इधर उधर जाते थे। दूसरा कारण था कि जानवरों का शिकार करने वाले लोग जानवरों के पीछे चले जाते थे। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि जानवर अपने शिकार के लिए, हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तो शिकारी लोग इन जानवरों के शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा कारण क्या था? तो यहाँ बताया जा रहा है कि उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। मतलब उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। क्यों घूमते थे? तो क्योंकि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो मौसम के अनुसार जहाँ फल होता था वहाँ ये लोग जाते थे। चलिए आगे बढ़ते। चौथा कारण बताया गया कि पानी की तलाश में भी इधर उधर घूमना पड़ता था। मतलब जो प्राणी होता है वो पानी के बिना तो किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा का जीवित रहना संभव नहीं होता। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पानी झील झरना तथा नदी में ही मिलता है। तो जहाँ पे नदी का जो कुछ नदियाँ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ सालों भर पानी होते हैं, तो लोग वहाँ जाते थे, या फिर कुछ मौसम के अनुसार उसमें पानी रहता था। तो इस तरह से पानी की तलाश में भी लोग इधर उधर घूमते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सीटेट में यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक क्या करते थे? खाद्य संग्राहक किया करते थे। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। जो भी उनसे होता था, क्या क्या काम होता था इनसे? तो औजारों का उपयोग करते थे फल फूल काटने में, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। ठीक, और कुछ के साथ तो हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और भोजन बनाने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये VVI लाइन हो सकता है। ठीक, कि लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के काम में आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए कुछ उदाहरण यहाँ समझते हैं हम लोग। पत्थर के औजार का उपयोग, बाएं साइड जो है वहाँ पे देखिए क्या इसका उपयोग हो रहा है, ये वाला इसके बारे में बता रहा है कि इसका उपयोग क्या हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इंसान के खाने योग्य जड़ को खोद करके निकाला जा रहा है। वहीं दाएं तरफ हम देख सकते हैं तो जानवरों के खाल से उसको सीला जा रहा है। तो ये विभिन्न विभिन्न तरह के उपयोग होते थे पत्थर के औजार का। नेक्स्ट कहता है कि रहने की जगह निर्धारित करें। बताया जा रहा है कि लाल त्रिकोण वाले वे स्थान पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए जो लाल निशान है इसको थोड़ा सा छोटा करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये भीमबेटका को आप देख रहे हैं जो कि अभी आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। और एक कुरनूल गुफाएं हैं। ये देखिए ये दो जगह ऐसे थे जहाँ आरंभिक मानव के अवशेष मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया भी गया है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएँ मिली हैं।
मतलब भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से मिला क्या है, तो गुफा और कंदरा मिली है। लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से क्या होते था, राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी पे है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि भीमबेटका भी कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। और यहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं, तो गुफाएं और कंदराएं के अवशेष मिले हैं। लोग इसका प्राचीन समय में किस लिए प्रयोग करते थे, तो बारिश, धूप और हवा से बचने के लिए। और बताया जाएगा कि भीमबेटका कहाँ मौजूद था, या ये गुफा कहाँ मौजूद था, तो नर्मदा घाटी की ओर मौजूद था। चलिए आगे बढ़ते। बताया जा रहा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे, शैल चित्रकला का यहाँ वर्णन दिया गया है कि शैल चित्रकला क्या होता था। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ऐसे चित्र मिले हैं। देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि यह जो आदि मानव है यह शिकार कर रहा है जानवर का, ठीक, शैल चित्रकला में। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। उनमें जंगली जानवर की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ देखिए कुछ अवशेष दिया गया है। पूरा स्थल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा स्थल क्या था। देखिए ये यहाँ VVI प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आगे देख लेते हैं। कहता है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में ये उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। मतलब इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट वही रखिएगा कि पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यहाँ देखिए आग की खोज के बारे में बताया गया है। तो कुरनूल की गुफा, और यहाँ क्या मिला है, तो राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। और यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। बहुत बार यहाँ से सीटेट का प्रश्न पूछा गया है, नाम और तिथियाँ। कहता है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो प्राचीन काल है, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल, जिसको शुरुआती दौर में बोला जाता था, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्द से बना है, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, मतलब प्राचीन पत्थर का समय। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई थी। याद रखिएगा, ये जो पुरापाषाण युग था, यहाँ देखिए पुरापाषाण काल, तो मानव इतिहास की जो 99% कहानियाँ थी वो इसी काल के अंदर घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। देखिए हमने VVI कर रखा है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पर्यावरणीय बदलाव किस काल में मिलते हैं, तो मध्यपाषाण युग, इसे इंग्लिश में मेसोलिथ बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। और अगला दिया गया है कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। तो इसमें से बहुत बार इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया कि कौन से युग में पर्यावरणीय बदलाव आए, मानव इतिहास की 99% घटनाएं किसमें घटित हुई, तो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु के बारे में देखिए कुछ दिया गया कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे।
मतलब 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया। जलवायु में बदलाव आया तो गर्मी बढ़ा, इसके कारण घास का मैदान हो गया और वहाँ से हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जो लोग इस जानवर का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब इनसे संबंधित जानकारी को एकत्रित करने लगा। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मतलब पूरा पाषाण जो युग था उसमें मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। आगे याद कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, यह इम्पोर्टेंट है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कहा जा रहा है कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। मतलब जो अनाज था, वो गेहूँ, जो धान था, वो प्राकृतिक रूप से उगने लगा था और महिला, पुरुष, बच्चे इसको क्या किए तो इसको जमा करना शुरू कर दिए, मतलब स्टोर करना शुरू कर दिए। और यह भी उससे देखने लगे कि यह जो मतलब कि अनाज था वो किस मौसम में उगता था और कब पककर तैयार होता था। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास जो जानवर आते थे उन्हें आकर्षित किया, उनको चारा रखकर उन्हें पालतू बनाया होगा। और सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। याद रखिएगा, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए, वह कुत्ता जंगली का पूर्वज जो था। ठीक, अभी आगे बताएंगे इम्पोर्टेंट जो भी होगा इसमें। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुगर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। मतलब कि खेती जो था वो प्राकृतिक तौर पर धान, गेहूँ जो उगते थे उसको सब जमा करना शुरू कर दिया और उसका जो एक पर्यावरणीय बदलाव था उसमें ध्यान रखा गया कि कब ये मौसम में आता है, किस मौसम में इसको काटना चाहिए। वहाँ से लोग कृषक बन गए और जो भी जानवर जो घास खाने आते थे उनको सब लोग अपने नज़दीक बुलाने लगे और उनसे वहाँ से लोग पशुपालक बन गए, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, इन सभी चीज़ों को पालने लगे। आगे बताया जा रहा है, ये हमने इसको बसने की प्रक्रिया को थोड़ा सा अंडरलाइन किया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? बसने की प्रक्रिया कहा गया। सी टेट का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। हाँ, सी टेट में यह बार बार पूछा गया कि बसने की प्रक्रिया किसे कहा गया, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया। और क्या बताया गया कि ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया कई दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। मतलब निश्चित है कि लोग उस समय अनाज कम था तो ऐसे चीज़ों को संग्रह करते थे जिनसे कि कम उत्पादन में, जिससे कि कम मात्रा में उनका पेट भर सके और बहुत दिन तक चल सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब जो मनुष्य को मतलब हानि नहीं पहुंचा पाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। निश्चित तौर पर यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो लोग कम, मतलब जो जानवर खतरनाक होते थे उसी को वे लोग पालतू बनाते थे। और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आता है। ये एकदम नोट कीजिएगा आप लोग, ये जिसको हम लोग बहुत बार प्रश्न पूछा गया सीटेट में, सीटेट के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन गेहूँ तथा जौ है, और कुत्ता के बाद जिसको मनुष्य पालतू बनाया था वह भेड़ बकरी था। चलिए आगे आते हैं। अब बताया जा रहा है कि एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत कैसे हुई। जैसे देखिए, एक अनाज का उपयोग हम कैसे करते हैं, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में या भंडारण के रूप में। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हम अंडरलाइन के वही आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। कोई भी पौधा का तैयार होने का एक समय होता है। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। मतलब भोजन के रूप में करते थे और जो बच जाता था उसको नेक्स्ट ईयर बीज के रूप में प्रयोग करते थे। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी तथा फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ 1, 2 और 3 ये भंडारण के लिए प्रयोग होता था। अनाज के भंडारण के लिए प्रयोग होता था। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये सीटेट के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि सीटेट में हमने 60 में लगभग 55 या 56 नंबर इस तरह से हमने गेन किया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग के सामने शेयर करना चाह रहे थे। चलिए आगे आते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। तो जानवर बच्चे देते हैं, निश्चित है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। याद रखने वाली बात जो है ये है कि पशुपालन भोजन के भंडारण का भी एक तरीका था। बस इतना याद रखिएगा इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आओ आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में हम पता करें। बताया जा रहा है कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। पुरातत्वविद वही जो साक्ष्य को एकत्रित करते थे, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जो पुरातत्वविद होते थे वे कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले उन्हें, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक कश्मीर और पूरब तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। मतलब आधुनिक कश्मीर और जो पूर्वी तथा दक्षिणी भारत के जो हिस्से हैं वहाँ से कृषक होने और पशुपालक होने के हमें साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पशुपालकों की बस्तियाँ थी, कृषि और पशुपालक जो होते थे उनकी बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। और बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक जो होते हैं विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। चलिए, अस्थायी जीवन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पुरातत्वविद को कुछ पुरा स्थल मतलब झोपड़ी और घर के निशान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं तो याद रखिएगा, बुरझोम कहाँ है तो वर्तमान कश्मीर में है। और यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाता था तो ये इम्पोर्टेंट है, गर्तवास। याद रखिएगा, गर्तवास बुरझोम में मिला है, वर्तमान कश्मीर में। क्या मिला था यहाँ तो इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, मतलब ज़मीन के नीचे ही खोद के बनाया जाता था, ठीक, इस गर्तवास को। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना भी बनाते होंगे। बुरझोम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में। क्या मिला था तो झोपड़ी और घर के निशान मिले थे। और इसका क्या खूबी था तो ये गड्ढे के नीचे बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें गर्तवास कहा जाता था। बस इसको ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाणीय उपकरणों से भिन्न है, मतलब जो बहुत पहले बनाया जाता था इससे भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। क्यों माना गया है? तो इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मतलब इसलिए इसको नवपाषाण माना गया है, क्योंकि उस समय पूरा पाषाण युग में सिर्फ पत्थर का बनाया जाता था, लेकिन इसमें कुछ धार भी देखा गया और उन पर पॉलिश चढ़ाया गया, तो इसलिए वैज्ञानिक इसको बताएं कि ये नवपाषाण युग के हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। 8000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। मतलब आज से जो प्राचीन समय थे उस समय भी ओखली का प्रयोग होता था तो पीसने के लिए, और आज भी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अनाज पीसने के लिए। उसी तरह बताया जा रहा है कि प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे, मतलब पहले तो शिकार थे, उसके बाद कृषि किए, पशुपालन किए और वहाँ से जो भी पौधे होते थे उनसे अपना ये जीवन उत्पादन के लिए उसको आगे बढ़ाते थे। अब पहनने के लिए कपड़ा बुनने लगे, तो कपड़ा बुनने लगे तो इसके लिए कपास की आवश्यकता हुई। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब मेहरगढ़ के बारे में बताया जा रहा है। मेहरगढ़ अभी आधुनिक पाकिस्तान में है, आप लोग इतना याद रखिएगा और बाकी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है कि ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मतलब जो सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी माना जाता है वो मेहरगढ़ से ही, और वहीं से हमें भेड़ बकरी पाला था, इसका साक्ष्य भी मिला है। कहता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। तो मेहरगढ़ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मतलब हर घर में चौकोर होता था, एक आयताकार होता था और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सीटेट के दृष्टिकोण से, तो आप लोग थोड़ा सा इस सबको ध्यान में रखिएगा। जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। देखिए यहाँ दिया गया मेहरगढ़ के घर का एक चित्र है कि मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? बहुत समानता है। 4 कोण है, 4 रूम बनाया जा रहा है। आगे बताता है कि मृत्यु के बाद मेहरगढ़ में क्या होता था, तो इसके समानता जो मृतक के सगे संबंधी होते थे उनके प्रति सम्मान की भावना जताते थे मरने के बाद, जो कि आज भी देखने को मिलता है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मतलब मेहरगढ़ के लोग उस समय ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। जो मरने वाले होते थे उसका जो फेवरेट चीज़ होता था उसको उनके साथ रख देते थे। मेहरगढ़ में देखिए बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देख सकते हो आप इसको कि मेहरगढ़ के कब्र का चित्र है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो ये मृतक है और इसके साथ बकरी को भी रखा गया है। ठीक, तो ऐसा मानता होगा कि इनको वहाँ पे खाने की आवश्यकता होगी तो रख सकते होंगे। चलिए आगे कुछ अन्यत्र है, कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है बुक में, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यही सबसे सीटेट अपना प्रश्न उठाता है, तो आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बताया जा रहा है कि फ्रांस की एक गुफा के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इसका हम एक कहानी बताएंगे और इससे प्रश्न पूछा गया है। 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि जो चित्रकारी के लिए उस समय किस पेंट का प्रयोग करता था, और वह इसी चैप्टर का इसी चित्र से प्रश्न पूछता है बार बार सीटेट में। कहता है कि फ्रांस की एक गुफा का है ये फोटो। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी।
इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए जाते थे। अब बताया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से कि इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। गौर से देखिएगा, जंगली घोड़े हैं, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सूगर को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता था। यही प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय जो पेंटिंग के लिए सब लोग रंग का प्रयोग करता था तो वो रंग कहाँ से आता था। वो आजकल केमिकल तो होता नहीं था, तो लौह अयस्क जो होते थे और चारकोल और खनिज पदार्थ, इन सभी चीज़ों को मिला करके रंग तैयार किया जाता था। अब दिया जा रहा है कि नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में। कह रहा है कि एटलस में तुर्की ढूंढो। उससे हमको मतलब है कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। पूछा जाता है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चताल युग। कहाँ है? तो तुर्की में है। याद रखिएगा, ये तो खुद हमने अनुभव किया है, बहुत बार प्रश्न पूछा है। चताल युग कहाँ है? तो तुर्की में। क्या था ये? तो यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीढ़िया से क्या लाया जाता था? तो चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये सभी चीज़ें वहाँ पे लाया जाता था। अब आइए थोड़ा सा कहा जा रहा है, यहाँ पे कुछ प्रश्न है कि घास वाले मैदान का विकास, याद रखिएगा, 12,000 साल पहले हुआ था। और आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वो वर्षा से सुरक्षित होते थे, वो जंगली जानवर से सुरक्षित होते थे, वो हर मौसम में सेफ रहते थे। आगे बताया जा रहा है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। सबसे पहले तो खेती करने वाले लोग लंबे समय पर इसलिए रहते थे लंबे समय तक क्योंकि फसल को तैयार होने में एक समय लगता है और उस समय के अनुसार ही वे वहाँ पे रहते थे। और आगे दिया जा रहा है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया होगा। देखिए, क्योंकि मेहरगढ़ से पशुओं के ज़्यादा अवशेष मिलते हैं और जो भी पुरातत्वविद होते हैं वो स्रोत के हिसाब से ही वो अपनी जानकारी को ग्रहण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यहाँ दिया जा रहा है, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि मध्यपाषाण युग कब से कब तक रहा? तो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कब हुआ? तो 12,000 साल पहले। और नवपाषाण युग का आरंभ अगर कब से हुआ? तो 10,000 साल पहले। और वहीं बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब से हो गया था? तो लगभग 8,000 साल पहले। तो दोस्तों, इस तरह से ये क्लास 6 एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर से एक मोटिवेशन प्राप्त होता है जिससे कि अगला वीडियो लाने में हमें बहुत आसानी प्राप्त होती है। ठीक, तो जब तक के लिए मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। और अगला वीडियो फिर अध्याय 3 को लेकर के हम लोग आ रहे हैं और इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।